लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। मैं हूं महेश सिंह। बयानबाजी में हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। सबसे पहले चलते हैं बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कथित कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता और उन्होंने कहा है कि एक महिला की मर्यादा और उसकी धार्मिक पहचान का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हम नीतीश कुमार का लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। उम्र का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन किसी की भावना आहत करना उचित नहीं। उन्होंने नकाब खींचा है। नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमेन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतहर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले भी नीतीश कुमार का राजनीतिक उपयोग करती रही है और अब भी कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके पूर्व भी एक दो घटनाएं उनकी हुई है और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहले भी उन्हें यूज किया है, आज भी उन्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो और किसी के एक आस्था जिसे कर ले, एक परंपरा कर ले और कोई महिला है, उसके साथ इस प्रकार के व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं, वो निंदनीय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है, फिर भी सरकार जबरन इस मामले को घसीट रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता, न किसी तरह इस्तेमाल कर सकता है और न कुछ बेच सकता है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर यह साफ कर दिया है कि यह केस केवल राजनीतिक द्वेष से बनाया गया था। गहलोत ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने की साजिश रची थी। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था, वही सामने सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई, तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था
सत्ता पे विजय हुई है सत्य की, इनको मुंह की खानी पड़ी है और समझ जाना चाहिए इनको किस प्रकार से इन्होंने लगातार 54 घंटे तक राहुल गांधी जी पूछताछ करी। सोनिया जी बीमार थी तब भी बुलाया गया उनको। तो देश पूरा देख रहा है क्या हो रहा देश के अंदर और किस प्रकार से ये फैसला आया है। मैं समझता हूँ पूरे देश को ये जानकारी हो गई कि इस केस में कोई दम नहीं है। पंडित नेहरू ने 1938 को जो अखबार शुरू किया था उसको लेकर के आज जिस प्रकार का ये तमाशा कर रहे हैं उसको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में पेश किए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि यह तो सिर्फ बिल का इंट्रोडक्शन था, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। यह बहुत शर्म की बात है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनका इस सरकार द्वारा अपमान किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि सरकार राम राज्य की बात करती है लेकिन वह राम राज्य नहीं चाहती। Stand on this. Number one, we've opposed completely. See, today was just the introduction of the bill. At the introduction stage, you normally introduce it on. You don't go into each and say every merit of the bill due to time. You introduce it. You oppose it on a few grounds, and our ground is very clear that it is an absolute shame that Mahatma Gandhi, the father of our nation. I mean, how much lower will this government stoop? I am telling you, this will lead to an all-India-wide anti-government agitation because you have disrespected the father of our nation, who wanted. He wanted a Ram Rajya, but he didn't want the kind of Ramji Rajya that our Prime Minister and the BJP government is thinking of, right? इन्होंने तो राम को बदनाम कर दिया है। सब कुछ है पर राम नहीं है। जबरदस्ती का जय श्री राम है, सब कुछ है पर राम नहीं है। This has happened is that number one, you're changing the name, which we are completely opposing. Second is that you're moving away from a rights-based, demand-based structure onto just a central government sponsorship scheme like anything else and shifting the burden to the states. So we have very serious issues with this program. Thank you. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता अरुण गोविल ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, लेकिन विपक्ष हर अच्छे कदम का विरोध करने में जुटा रहता है। अरुण गोविल ने कहा है कि विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है। का नाम बदला गया है, जी राम जी रखा जा रहा है। उसको लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी को दो चीजों से मोदी जी को नफरत है, एक तो गांधी के विचारों से और एक गरीब के अधिकारों से। नहीं, मोदी जी को ऐसी किसी भी चीज से नफरत नहीं है, इन दोनों चीजों से बिल्कुल नहीं है। समझे, जब स्वच्छता मिशन उन्होंने शुरू किया था तो गांधी जी का चश्मा उन्होंने उसमें रखा हुआ है, आज भी उसी पर चल रहा है। तो ये तो कह ही नहीं सकते आप कि गांधी जी से उनको नफरत है या गरीबों के जो है उन्नति से उनको नफरत है। गरीबों के लिए इतना काम किया है हमारी सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने कि जिसका कोई साल ही नहीं मिलता है, उसका दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है, इतना काम किया है। लेकिन जी राम जी को लेकर फिर विरोध क्यों? वो इसलिए है कि विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती है, मुझे समझ में नहीं आता वो। और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तो ये भी है कि सरकार जो भी कुछ करना चाहती है, जो भी कदम लेकर आती है, उसका उन्हें विरोध करना होता है। विपक्ष की परिभाषा जो है वो बदल गई है। आप किसी खराब चीज का विरोध करें, बड़ी अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, विपक्ष होता है इसलिए। लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ इसलिए है कि सरकार जो भी करेगी हमें बगैर सोचे समझे उसका विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेले को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मेले में एक दिन सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। मौर्य ने कहा है कि वंदे मातरम केवल राष्ट्र गीत नहीं बल्कि यह राष्ट्र का महामंत्र है, जिससे हर कार्य सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प के लिए इस महामंत्र का जाप किया जाएगा। सामूहिक वंदे माघ मेले में एक दिन ऐसा, चूंकि वो तो 2026 आ जाएगा, लेकिन एक दिन सामूहिक वंदे मातरम सब लोग अपने शिविर में रह करके कोई एक दिन तय करेंगे बैठ करके कि किस दिन सामूहिक वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम
कोई यह केवल राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र का महामंत्र है और इससे हर वह कार्य सिद्ध हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति भारत के लिए, सामरिक महाशक्ति भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए इस मंत्र का जाप कल्पवासी यहाँ आते हैं, वो भी सब करेंगे तो उसका असर बहुत व्यापक भारत के लिए होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह वंदे मातरम महामंत्र की जो रचना किया और उनकी अगर मूर्ति यहाँ लगेगी तो पूरे देश के लिए गौरव का विषय होगा। दूसरा, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाल करके इस विषय को आगे बढ़ाया और आंदोलन, आजादी के आंदोलन का महामंत्र बनाया, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। सर, बात अगर करें तो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है कि बीजेपी सेक्युलर नहीं कम्युनल है, बीजेपी सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपने बदल दिया लेकिन विचार कहाँ से लाएंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार के चुनाव में अहंकार लेकर के गए थे और भगवान सीता मैया ने, भगवान तथागत बुद्ध ने और बिहार की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम उनसे कहते हैं मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया, और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। उनके इस प्रकार के बयानबाजी का मतलब है कि वह इस समय अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे सत्ता में आने को लेकर के, अब उनका सपना जनता, बिहार की जनता ने चूर चूर कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में चूर कर देगी और सैफई परिवार वालों को सैफई भेज देगी। SIR को लेकर लगातार सवाल उठाते थे, अब उन्होंने कहा है कन्नौज में 3.25 लाख वोट काट दिए गए हैं। देखिए, SIR यह मजबूत लोकतंत्र का एक ऐसा अभियान है जिसमें हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जहां जहां पर यह अभियान चल रहा है उसको हिस्सा लेना चाहिए। और चुनाव आयोग के द्वारा यह अभियान जो चलाया गया, इसकी जो सफलता रही, मतदाता सूची शुद्ध हुई और इसीलिए कांग्रेस की जो हैसियत, मैंने कहा था कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा करके बिहार में यात्रा लगा रही थी, आज एक कार में बैठ करके उनके विधायक जा सकते 6 हैं, और उत्तर प्रदेश जहां वो शासन करती थी वहां पर भी उनके विधायक 6 ही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। इस समय सूर्यदेव तो उदित हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। मनरेगा का नाम केंद्र सरकार बदल रही है, सपा और कांग्रेस दोनों लगातार हमला कर रही हैं और कह रही है कि साजिश हो रही है। विहीन लोग हैं, उन्हें इस देश के लोगों के रोजगार, इस देश के लोगों की प्रगति, उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपए में से 85 पैसे का घोटाला करो। तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करने के लिए देश की जनता के आशीर्वाद से वह सारे काम कर रहे हैं जो देश के हित में। अच्छा, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि पिछले 1 साल से बांग्लादेश में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर उसे बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की बात कही जा रही है। शर्मा ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि यह बांग्लादेश के कुछ लोगों की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे विचार बार बार सामने आते रहेंगे तो भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सर, देखा गया है कि दिल्ली रामलीला मैदान में एक बीजेपी कांग्रेस का नेत्री ने बोला है कि मोदी तेरी कब्र। बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।